फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछली क्लास में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये पढ़े थे, ठीक है ना। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, और जो इंट्रोडक्शन था वो भी हमने देखा था कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती, ये हमने अभी तक पढ़ा है। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर आप उसको ऐसा मान लो। अब उसका उलट पढ़ने वाले हैं। अब उसका उलट पढ़ने वाले मतलब समझ गए ना कि मैग्नेटिक फील्ड से अब हम लोग क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले हैं। और इसी के बेसिस पे है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसी के बेसिस पे है बेटा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या कर रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड से किस में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे इसका मोटा मोटा तौर लिख दूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या करंट। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि जब भी किसी लूप में, कंडक्टिंग लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ध्यान से सुनना, जब भी किसी कंडक्टिंग लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस लूप में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है, whenever there is change in magnetic flux in a conducting loop or coil, there is a current or electric field is induced in a coil। ये फर्स्ट लॉ है। देखो फर्स्ट लॉ क्या है, whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux in a conducting loop or coil, there is a current or electric field, right? Current or electric field is induced in a coil। तो करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बोलो बेटा। सर वो इंड्यूस का मीनिंग अब आ रहा है ना, अभी ये तो मैंने डेफिनेशन लिखा हूं, अब मैं उसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूं अभी। ठीक है, डायग्राम बना के ये इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, ध्यान देना यहाँ पे। सपोज ये कोई करंट कैरिंग कॉइल है, डायग्राम कैसे बनाना है इसलिए मैं डायग्राम बना के ले रहा हूं यहाँ पे। ये है गैल्वेनोमीटर, ये मान लो मैग्नेट लिए, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, एंड दिस इज द कंडक्टिंग लूप। ठीक है, मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो इस तरह से आएंगी।
ये ऐसे, these are the magnetic field line जो इस लूप को क्रॉस कर रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो अगर इस मैग्नेट को यहां पर, इस मैग्नेट को बेटा बार बार अगर हम यहां से अंदर बाहर करेंगे तो यहां जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगेगा। मैंने करंट का डायरेक्शन अभी पे नहीं जा रहा हूं, करंट के डायरेक्शन पे, लेकिन यहां पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो जैसे जैसे अगर मैग्नेट को और रोक दोगे, अगर मान लो ये मैग्नेट का यहाँ पे जो मूवमेंट है वो रोक दोगे कॉइल के अक्रॉस, तो करंट भी रुक जाएगा। अगर इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में आप बार बार इस तरह से कर रहे हो तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। डायरेक्शन पे अभी नहीं जाना, डायरेक्शन हम अभी सीखेंगे कि डायरेक्शन कैसा होता करंट का। इंड्यूस करंट के डायरेक्शन पे हम नहीं जा रहे, बस हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। फैराडे ने किया कि यहाँ पे एक कंडक्टिंग लूप रखा, यहाँ पे मैग्नेट लिया, और अगर जब मैग्नेट को बार बार लूप के अंदर बाहर कर रहा था या दूर से ऐसा कर रहा था, तो उसको क्या ऑब्जर्व हुआ बेटा, यहाँ पे करंट ऑब्जर्व हुआ। इस लूप में, इस कंडक्टिंग कॉइल में करंट उसको ऑब्जर्व हुआ। तो यही है फैराडेस फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये इसको क्रॉस कर रही है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है ना। सो phi b is magnetic flux with the coil के साथ में ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। और अगर मैग्नेट को आप इस तरह से अंदर बाहर करोगे, इन एंड आउट करोगे इसके, नाउ मैग्नेट इज इन और आउट टू द कॉइल, इन और आउट टू द कॉइल। कॉइल से बार बार जब आप यहां से ऐसे अंदर बाहर करोगे तो कॉइल में क्या होगा बेटा, करंट इंड्यूस होगा। यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। whenever there is a change in magnetic flux, अब हम लोग वापस इस पे आते हैं, है ना। इसको नोट करो पहले फटाफट, फिर और बताता हूं मैं अभी, है ना। इसको नोट करो पहले, फटाफट नोट करो। सर वो आपने कंडक्टिंग के बाद क्या लिखे हो? कंडक्टिंग लूप और कॉइल, कंडक्टिंग लूप और कॉइल, ठीक है। कंडक्टिंग लूप और कॉइल। Done, sir. हाँ, हो गया लिखकर? सर, हाँ बोल बेटा। सर जो लूप है वो कोणते मटेरियल का होना चाहिए? कोई भी मटेरियल, जो लूप का मटेरियल है, हाँ कंडक्टिंग लूप, हाँ वो कॉपर मींस कोणते मटेरियल का स्पेसिफिक लेना चाहिए अपन को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंडक्टिंग होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किस मटेरियल का है, सिर्फ कंडक्टिंग होना जरूरी, ठीक है। सिर्फ कंडक्टिंग होना जरूरी है, कौन से मटेरियल का ये जरूरी नहीं है। हो गया नोट करके? नोट करके हो गया क्या? अगर अपन कॉपर लेंगे तो अपन को हाई मैग्नेट लेना पड़ेगा। क्या क्या? अगर अपन ने कॉपर लिए लूप में तो अपन को हाई मैग्नेट यूज करना पड़ेगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देख, अब इसमें मटेरियल पे हम नहीं जा रहे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। यहाँ पे बस ये है कि जो लूप हम लोग ले रहे हैं वो किसी भी कंडक्टर की होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कंडक्टर का चलेगा, देख रही है ना ये लूप, कोई भी कंडक्टर का चलेगा, है? ये हो गया नोट करके? थोड़ा और एक्सप्लेन करूं मैं अभी।
नोट करके हो गया? हेलो, किसी भी मटेरियल की होना चाहिए बेटा, किसी भी मटेरियल की लूप होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं, है ना? हो गया क्या? नोट करके हो गया? यस सर। हाँ ठीक है, लिख लो, फटाफट लिख लो। डन सर। ओके, तो अभी देखो ये कंडक्टिंग लूप है मान लो, और यहां से आप वायर लेके इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दोगे। तो अभी हम गैल्वेनोमीटर वाले पोर्शन पे नहीं जा रहे। ये लूप है और ये मैग्नेट है ना? एक लूप है और एक मैग्नेट है। ये पेन मैग्नेट हो गया मान लो, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इधर साउथ पोल हो गया। अभी बेटा अगर मैंने मैग्नेट ऐसे रखा है ये इस तरह से, तो लूप से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, बिल्कुल ऐसे डायग्राम हो गया ना ऐसा? हेलो, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने कॉइल को और मैग्नेट को बिल्कुल ऐसा होल्ड करके रखा है, बस ध्यान से सुनना, ऐसा होल्ड करके रखा है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका वो कैसा रहेगा? मान लो अगर ऐसा रखा हूं मैंने और अभी 100 लाइन इससे क्रॉस हो रही, 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस हो रही है। अभी मान लो 100 मैग्नेटिक लाइन इससे क्रॉस हो रही हैं, समझ गए? हेलो, यस सर। ठीक है, अगर 100 हो रही, तो अगर मैं मैग्नेट को पास में ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लूप के अंदर से जाने वाली फील्ड लाइन उतनी रहेंगी कि बढ़ेंगी? और पास में सर बढ़ेगी। और दूर ले जाओगे तो कम सर होंगी। घटेगी। घटेगी, कम होगी। ये वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाया है ना? तो अगर यहाँ पर मैग्नेट रखी हुई है और ये कॉइल रखी हुई है और इसके अंदर से मान लो अगर 100 फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, मतलब इसका फ्लक्स है 100 यूनिट, तो अगर पास में लाओगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंक्रीज होंगी, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। अगर दूर ले जाओगे तो क्या होगा? अगर दूर ले जाओगे इसको तो डिक्रीज होगा, समझ गए? सर अंदर ले फिर जाओगे इसमें तो करंट में कोई चेंज आएगा क्या? क्या बेटा? क्या? सर करंट में कोई चेंज? हाँ, उसी पे आ रहा हूं ना मैं, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना ना। अभी ये कॉइल रखे, ये मैग्नेट रखे, दोनों को रेस्ट पे रखे, तो फ्लक्स तो पास हो रहा है, अगर ऐसा रखोगे तो, लेकिन फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा कॉइल के, तो गैल्वेनोमीटर करंट शो नहीं करेगा। देखो यहाँ पे अगर मैग्नेट को ऐसे रख दिए और लूप को ऐसे रख दिए, तो फ्लक्स तो पास हो रहा है लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट कब इंड्यूस होता है? जब आप मैग्नेट को ऐसा पास में ले जाओ, दूर ले जाओ। मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे? कॉइल के अंदर से मूविंग मैग्नेट। हाँ, कॉइल के अंदर से जाने वाली फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए? कॉइल के अंदर से जाने वाली फील्ड लाइंस कम और ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फील्ड लाइंस का मतलब क्या हो गया? फ्लक्स इंक्रीज। हाँ, जो फ्लक्स है इसके अंदर से जो जाने वाला फ्लक्स है वो बदलना चाहिए। फ्लक्स अगर चेंज होगा, इफ फ्लक्स इज चेंज, देन मैग्नेट इसमें करंट इंड्यूस होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। तो फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है। फ्लक्स पास होना अकेला जरूरी नहीं है, फ्लक्स अकेला पास होगा लेकिन इंड्यूस करंट नहीं आएगा। फ्लक्स में जब तक चेंज नहीं होगा, भाई फ्लक्स चेंज होना बहुत जरूरी है, समझ गए ना? फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट आएगा। अब फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? देखो एक तरीका ये हो गया, अभी हम लोग तरीके पे देखते हैं कि भाई फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है। यहाँ पे मान लो ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट को ये ऐसे ले जाओ, फ्लक्स बदलेगा इसका? मैग्नेट को पास में ले जाओ, दूर ले जाओ, पास में लाओ, दूर ले जाओ, फ्लक्स बदलेगा बेटा? यस सर। और कोई तरीका Yes. बताओ जिसमें फ्लक्स बदले? और कोई तरीका जिसमें फ्लक्स? सर हम कॉइल को मोशन में ला सकते क्या? ला सकते ना। मैग्नेट को रेस्ट पे रख दिया अपन ने, ये मैग्नेट है मेरे हाथ में, ये मैग्नेट है मान लो पेन। अब कॉइल को ऐसा करो तो भी फ्लक्स बदलेगा? यस सर। यस। तब भी फ्लक्स बदलेगा। मैग्नेट को रोक दो, कॉइल को मूव कराओ, तब भी फ्लक्स बदलेगा। या फिर ये लो, ऐसे में भी फ्लक्स बदलेगा,
यस सर। ऐसे में सर ठीक है, मैग्नेट को रोक देते, कॉइल को रोटेट करते, इसमें फ्लक्स बदलेगा कि नहीं? कॉइल रोटेट अगर हो रही है सर है ना, बदलेगा ना? बदलेगा सर। यस सर। बदलेगा, यहाँ पर भी फ्लक्स बदलेगा, अगर कॉइल को तुम रोटेट कर रहे हो तब भी फ्लक्स बदलेगा। तो मैग्नेट Yes, को sir. अंदर बाहर करो, मैग्नेट को रेस्ट पे रखो, कॉइल को अंदर बाहर करो, दोनों को मूव कराओ या कॉइल को रोटेट कराओ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कॉइल और ये मैग्नेट है, अगर एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से जाएंगी तो फ्लक्स बदलेगा क्या? ऐसा दोनों साथ में मूव कर रहे हैं सेम नहीं वेलोसिटी, बदलेगा। तब नहीं बदलेगा। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, फ्लक्स बदलना चाहिए। फ्लक्स का मतलब मैं तुम्हारे लिए कॉमन लैंग्वेज यूज करता हूं, इसके अंदर से जाने वाली फील्ड लाइन बदलनी चाहिए, कम ज्यादा होनी चाहिए। कॉइल के अंदर से जाने वाली फील्ड लाइन बदलनी चाहिए, कम ज्यादा होनी चाहिए, तभी करंट इंड्यूस होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। बात समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। है ना? अच्छा और कोई तरीका बताओ, यहाँ पे कितने तरीके आ गए? कॉइल को रेस्ट पे रखे, मैग्नेट को पास में लाए, दूर ले गए, मैग्नेट को रेस्ट पे रखे, कॉइल को मूव कराए, दोनों को मूव कराए, या कॉइल को रोटेट किए, या मैग्नेट को भी रोटेट कर सकते हैं कि नहीं, तब भी फ्लक्स बदलेगा ना? ये ऐसे करने का, यस सर। ऐसे करने सर का। कॉइल को रेस्ट पे रख के मैग्नेट को घुमाए तो? हाँ वही तो बता रहा हूँ, कॉइल को रेस्ट पे रख दिए, मैग्नेट को घुमाए, तब भी तो फ्लक्स बदलेगा ना। यहाँ पर देखिए वाले डायग्राम, सर अगर दोनों को घुमाएंगे तो? तब भी बदलेगा, दोनों को घुमाएंगे तो भी फ्लक्स बदल रहा है ना? सर फिर अगर मैग्नेट Yes, सर अगर मैग्नेट को रेस्ट पे रखे तो? मैग्नेट को और सर? कॉइल को दोनों को देख, मैग्नेट और कॉइल को दोनों को रेस्ट पे रख दिए तो जो फील्ड लाइन इसके अंदर से जा रही है वो तो उनका नंबर फिक्स रहेगा। जैसे मान ले अभी 100 फील्ड लाइन इसके अंदर से जा रही है, 100 फील्ड लाइन अगर इसके अंदर से जा रही हैं और दोनों रेस्ट पे, तो नंबर पे कोई बदलेगा क्या? यहाँ पे 100 की 100 ही बनी रहेगी। लेकिन अगर मैग्नेट को दूर ले जाएगा तो फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी? 100 रहेंगी, कम हो जाएंगी दूर ले जाने पे, कम हो जाएंगे। कम हो जाएगी। ये देख, यहाँ से तुम दूर खींचोगे तो जितनी यहाँ से जा रही थी वो और अब बाहर से जाने लगेंगी, तो इसके अंदर से कम हो जाएंगी ना। ये तो ये चेंज होना चाहिए, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसके अंदर से क्रॉस हो रही है ये चेंज होना चाहिए, और ये किसी भी तरह से चेंज होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मूव करा के चेंज हो, रोटेट करा के भी चेंज हो सकता है। मैग्नेट को फिक्स कर दो, कॉइल को रोटेट करो, कॉइल को फिक्स करो। हाँ बोल बेटा। सर अगर मैग्नेट को हमने अगर रेस्ट पर रखे और कॉइल को रोटेट किए तो कैसे बदलेगा सर मैग्नेटिक फ्लक्स? क्यों नहीं बदलेगा? देख अभी ऐसा है, मान ले अभी 100 फीट लाइन जा रही है, इससे थोड़ा सा टिल्ट किया तो 100 से कम हो जाएंगी ना, ऐसा कर दिया तो 0 हो गई अब तो, हाँ सर समझ है ना? गए। समझ गए ना? सर तो हाँ रोटेट सर। करने में भी चेंज हुआ है ना वहां पे, एंगल बदलने के कारण। अच्छा ये बताओ, और कोई तरीका है क्या बदलने का, फ्लक्स बदलने का? और कोई तरीका बदलने का? और कोई तरीका बताओ। हाँ बोलो बेटा। सर मैग्नेट को रेस्ट पे रखे और कॉइल को घुमाए, कॉइल वैसे नहीं होगा सर? वो तो मैंने बता ही दिया ना, सारे बता दिया। और कोई तरीका बताओ फ्लक्स बदलने का? ये कॉइल दिख रही वायर, ये मेरे पास ये वाली कॉइल है, ये दिख रही है ये वाली कॉइल, वायर की है। सर शेप चेंज करके, क्या करके? कॉइल का शेप चेंज करके। हाँ कॉइल का शेप चेंज करके, ये शेप चेंज कर रहा हूं। मान लो इधर कहीं पे मैग्नेट रखी है, इधर सामने पे, मान लो ये मैग्नेट इधर सामने पे रखी है और मैं ये कॉइल का शेप चेंज कर रहा हूँ ऐसा, तब भी फ्लक्स बदलेगा? यस सर। यस सर। कॉइल का शेप चेंज करोगे तब भी फ्लक्स बदलेगा। तो अल्टीमेटली बात ये है, यहाँ पे अल्टीमेटली बात ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। अभी यहाँ पे देखो, बी, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाना, तो चेंज कैसे लाओगे, है ना? इसमें क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। तो चेंज कैसे हो सकता है? अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बदलने से भी चेंज होगा, एरिया बदलने से भी चेंज होगा, और थीटा बदल, मैथमेटिकली आ रहा है। हमने ये भी देख लिए थे यहाँ पे फ्लक्स कैसे बदलेगा हमने देख लिए, लेकिन मैथमेटिकल
मैथमेटिकल मेथड पे अगर अपन जाए बेटा तो यहाँ पे क्या क्या बदलना चाहिए, फ्लक्स में चेंज लाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्या क्या चेंज होना चाहिए, बी चेंज होना चाहिए, है ना, दूसरा एरिया चेंज हो जाए, तीसरा थीटा चेंज हो, बी एंड ए दोनों चेंज हो, ठीक है, एरिया और थीटा चेंज हो, या तीनों एक साथ चेंज होने लगे, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा। मतलब कितने सारे तरीके हो गए यार फ्लक्स को चेंज लाने के। मैथमेटिकल मेथड की भी अगर हम बात करें, मैथमेटिकल मेथड की भी बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड बदले, एरिया बदले, थीटा बदले, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया साथ में बदले, एरिया और थीटा साथ में बदले, या फिर बी और थीटा एक साथ बदले, है ना। तो कितने सारे तरीके हो गए यहाँ पे फ्लक्स में चेंज लाने के। मैथमेटिकल मेथड की भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कितने सारे तरीके, या तो तीनों चेंज होने लगे, फाई बी चेंज, फाई बी कैन बी चेंज, ये कैसे चेंज हो सकता है, कैन बी चेंज इफ बी चेंज, ए चेंज, थीटा चेंज, बी और ए चेंज आर चेंजेस, है ना, ये चेंज होना चाहिए। तो मैथमेटिकली भी देखो तो इस तरह से चेंज आ रहा है यहाँ पे। तो फैराडे ने यही ऑब्जर्व किया बेटा, फैराडे ने यही ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया फैराडे ने, कि जब भी कोई कंडक्टिंग कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस को क्या बोलते हैं, हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लक्स। तो यहाँ पे कौन सी फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, कॉइल में करंट इंड्यूस होता, करंट बन जाता उसमें, समझ गए, क्या बन जाता उसमें, करंट बन जाता उसमें। तो तुम लोग ये भी बोलते हैं अरे यार, मतलब जो इंस्पिरेशन वाला जो वर्ड तुम्हारे लिए यूज करते हैं, अरे मैं उससे इंस्पायर हो गया, खूब पढ़ाई करने लगा, होता है ऐसा कि नहीं होता, कुछ बात ऐसे लग जाती है, इंस्पायर हो गया, पढ़ाई करने लगे, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे, तो जब किसी कंडक्टिंग कॉइल के अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कम या ज्यादा होता है, कमी या ज्यादा होता है, ठीक है, बदलती हैं, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, और वो किसी भी तरह से हो, तो फिर कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाता है, बात समझ गए, रिपीट करने की जरूरत है अभी कुछ और इस पे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा, समझ गया बेटा, हेलो, यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ये नोट करके हो गया था आपका कि नहीं, हाँ बोलो सर। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ा सकते क्या कॉइल में, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कैसे बढ़ाओगे, उसको चेंज कैसे लाओगे, मतलब कि खोलोगे, और वही तो शेप की बात कर रहे थे ना हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने का मतलब शेप चेंज करने की तो बात कर रहे थे, हेलो, समझ गए, हाँ सर, हाँ, उससे उससे भी आएगा। देख अल्टीमेटली ये है ना कि फ्लक्स किसी भी तरह से चेंज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, फ्लक्स किसी भी तरह से चेंज होना चाहिए। जैसे ये कॉइल है, अच्छा तू बोल रहा है नंबर ऑफ टर्न, जैसे अपन ने ये पहले 1-2 टर्न लिए, फिर खोल दिए, फिर सिंगल कर दिए, ऐसा कुछ क्या, फिर 3 टर्न, हाँ सर, सोलोनॉइड समझ नहीं, देख उसमें अपने को जो चेंज है ना वो सडन लाना चाहिए। देख सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लक्स अकेला पास होने से फील्ड क्रिएट हो जाएगी, वो फ्लक्स क्रिएट रहेगा, फ्लक्स रहेगा यहाँ पे, लेकिन करंट इंड्यूस तभी होगा जब फ्लक्स बदलेगा, बात को ध्यान से समझना, करंट तभी इंड्यूस होगा जब फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स अकेले पास होने से करंट इंड्यूस नहीं होगा, करंट नहीं बनेगा। करंट कब बनेगा इसमें, जब फ्लक्स बदलेगा। तो एक बात ध्यान रखना, फैराडे का फर्स्ट लॉ यही है कि जब किसी कंडक्टिंग लूप या कॉइल के अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कमी हो या ज्यादा हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो उस कॉइल में करंट जनरेट हो जाएगा, करंट बनने लगेगा, मतलब उस कॉइल के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मूव करने लगेंगे,
समझ गए? अरे भाई अपन ने देख ये मतलब इसको अगर अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के थ्रू भी जाए ना वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने ये पढ़ा था। अरे मतलब ऐसा नहीं है ये देख हमने क्या पढ़ा था कि भाई जब कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो क्या लगता है उसमें, बताओ जरा। किसी चार्ज पार्टिकल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो क्या लगता है उसमें, फोर्स लगता है। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड पे रखने पे फोर्स लगता है ना बेटा, फोर्स लगता है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q इनटू V क्रॉस V, आया ना। तो यहां पे क्या हुआ कहानी, यहां पे आपने कॉइल के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब आपने क्या किया, यहां पे फील्ड को ही मूव करा दिया आपने। तो फोर्स लगने के कारण वो मूव होने लगे और क्या क्रिएट कर दी उनने, फिर यहाँ पे करंट क्रिएट कर दिए, है ना। तो ये थोड़ी एक स्ट्रेंज बात यहाँ पे आई यहाँ पे। तो आप लोग ये ध्यान रखो, हम उतनी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं उतने सोचने के लिए। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी कॉइल से, कॉइल के अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन में चेंज होता है, तो करंट बन जाता है इस कॉइल में। उसी करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस करंट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट बन गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अरे करंट अगर प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी ना, कि नहीं। करंट अगर प्रोड्यूस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इसका सोर्स क्या हुआ यहाँ पे, इंड्यूस करंट का सोर्स क्या हुआ, बताओ जरा। इंड्यूस करंट का सोर्स क्या हुआ, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किससे बना, मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे थे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या था भाई, करंट था। और इस चैप्टर में कहां पे आ गए अपन, करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं, किससे, करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं, किससे करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग करंट बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया करने वाले हैं। अभी ये सोचने की बात है, फेराडे ने ऐसा सोचा कि यार जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं बन सकता। और लोगों ने सोचा होगा, लेकिन पूरा कितनी वैल्यू बनती है और बाकी जो फॉर्मुलेशन है बाकी लोगों ने हो सकता नहीं दे पाए होंगे, और ये सक्सेड हो गए होंगे उस पर, है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने क्या पढ़ा था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना रहे हैं। उस करंट का नाम क्या दे रहा है भाई हम लोग, इंड्यूस करंट नाम दे रहे हैं। समझ गया बेटा, हेलो, अरे समझ गए क्या? हाँ बोलो सर अगर अपन लूप के दोनों साइड पे दो बार मैग्नेट रख दें और उनके लाइक अपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो सर उस वक्त करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं? देख देख अपने अपन कैसे रख रहे हैं मैग्नेट को, क्या कर रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे करंट बनाने के लिए कॉइल में करंट फ्लो होना चाहिए, करंट आना चाहिए, इंड्यूस होना चाहिए। क्या चीज बदलना चाहिए, ये नंबर बदलना चाहिए। आप कैसे भी ये नंबर को बदलो, नंबर मतलब फील्ड लाइंस के नंबर को, सर सेम नंबर हिला रहे तो नहीं। अगर सेम नंबर टाइम, देखिए टाइम के साथ में ये जो नंबर है ना फील्ड लाइन का, ये बदलना चाहिए कॉइल से, तो ही करंट इंड्यूस होगा। अब वो आप कैसे बदल रहे हो, इट डजंट मैटर, ये बदलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। आप कैसे चेंज ला रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हम क्या पढ़ने वाले यहाँ पे कि कॉइल में फ्लक्स बदल रहा है, कैसे बदल रहा है हम उस पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किस पे जा रहे हैं कि भाई इससे फ्लक्स बदलना चाहिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइन बदलनी चाहिए, हमारी स्टडी का पार्ट ये है। और वो कैसे भी बदले हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन ये बदल रहा है तो इसमें क्या बन रहा है, यहाँ पे करंट बन रहा है, हमको अभी इससे मतलब है। समझ गया बेटा? जैसे काइनेमेटिक्स हमने स्टडी किए थे ना, काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉजेस, किस कारण से मोशन हो रहा हमको उससे मतलब नहीं, हम मोशन की स्टडी कर रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग किसकी स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पे इंड्यूस करंट की स्टडी करने वाले हैं, इंड्यूस ईएमएफ की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, वो जो फ्लक्स में चेंज कैसे हो रहा हम उस पे नहीं जाएंगे। फ्लक्स चेंज हो रहा है हम उस बात पे कि हाँ इस तरह से फ्लक्स होगा तो करंट इंड्यूस होगा। हाँ बोलो सर, वो वर्ड इंड्यूस का परफेक्ट मीनिंग क्या है? इंड्यूस का परफेक्ट मीनिंग, यस सर।
एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग किस में जानना चाहता है? तू मराठी में जानना चाहता है कि हिंदी में जानना चाहता है? सर हिंदी में तो इंग्लिश। इंग्लिश में तो इंड्यूस ही बोलते हैं। एक वर्ड होता है ना प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा सुना है? स्कूल का नाम है प्रेरणा, मतलब जिससे अपन इंड्यूस होते हैं किसी चीज से, इंस्पिरेशन। प्रेरित हो जाते हैं अपन लोग किसी चीज को देख के या किसी चीज से। क्या बोलते हैं उसको अपन, समझ गए कि नहीं? इंस्पिरेशन बोलते हैं। इंस्पिरेशन ही बोलते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर वर्ड है ना वो प्रेरण है, मतलब कि प्रेरित हो गए हम लोग किसी चीज से, है ना, इंड्यूस हो गए। हाँ यार अब हम करने लगेंगे ऐसा। तो कोई चीज देख के उससे मोटिवेट होना। हाँ, तो यहाँ पर भी ये करंट इसके अंदर आ गया, किसको देख के आ गया करंट की यार फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मेरे अंदर भी कुछ होना चाहिए ऐसा। तो क्या करता है, करंट प्रोड्यूस कर देता है। समझ गए? हाँ समझ सर। गए? ठीक है, ओके, नोट कर लो। बाकी का कुछ रह गया है यहाँ पे तो आगे बढ़ेंगे अपन। फिर कुछ रह गया नोट करने का इसमें? अच्छा, इस लॉ का, अच्छा ये बताओ फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक क्या है? फिर फर्स्ट लॉ से क्या पता चल रहा है बताओ जरा। फर्स्ट लॉ से क्या पता चल रहा है हमको? मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, फर्स्ट लॉ से पता चल रहा है कि करंट इंड्यूस हो रहा है। कितना हो रहा है ये पता चल रहा है क्या यहाँ पे? फर्स्ट लॉ से क्या पता चल रहा है? इसका ड्रॉबैक क्या हो गया? फर्स्ट लॉ से सिर्फ हमें क्या पता चल रहा है? only we can हमें सिर्फ क्या पता? only we can know the induced current होगा या नहीं होगा, बस इस बात का पता चलता है। फर्स्ट लॉ से हमें सिर्फ क्या पता चलता है कि इंड्यूस करंट होगा या नहीं होगा, कितना होगा ये नहीं पता चल रहा है। जैसे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किस पे बेस्ड है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। उससे क्या पता चलता बेटा हमको? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या पता चलता है? बस हाँ, एनर्जी कंजर्व है। लेकिन फिर सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी थी, है ना? तो उसको पूरा करने के लिए यार कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होनी चाहिए एक जगह से कैसे दूसरी जगह पे जा रही है, उसके लिए सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी थी। ऐसे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, फोर्स की कॉन्सेप्ट न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से है, लेकिन अमाउंट ऑफ फोर्स का जो कैलकुलेशन है वो किससे आता है? अमाउंट ऑफ फोर्स का कैलकुलेशन सेकंड लॉ से, कि भाई फोर्स कितना, उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है फोर्स की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, लेकिन सेकंड लॉ बताता है कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे करोगे। तो वैसे ही यहाँ पे फैराडेस का जो फर्स्ट लॉ है वो सिर्फ क्या बता रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस करंट बता रहा है कि करंट कैसे इंड्यूस होगा, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी, ईएमएफ वर्ड यूज कर लिया मैंने, वोल्टेज कैसे इंड्यूस होगा, करंट कैसे इंड्यूस होगा, वोल्टेज कैसे इंड्यूस होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस होगी, कितनी होगी, इस लॉ से पता नहीं चलता। ये इसका क्या है यहाँ पे ड्रॉबैक भी। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, तो कुछ अगर क्या क्या सर डायरेक्शन सेम रहेंगे क्या? फिर काय की डायरेक्शन? एक ही डायरेक्शन में आएंगे सर करंट? क्या क्या एक ही डायरेक्शन में करंट बनेगा ये बोल रहा है क्या यहाँ पे? हाँ वही। नहीं, मैंने तुमको शुरुआत में बोला था कि करंट के डायरेक्शन पे नहीं जाना। करंट का डायरेक्शन अपन अब इसके बाद सीखने वाले हैं, है ना? करंट का डायरेक्शन अभी यहाँ पे नहीं है अपने को। करंट का डायरेक्शन के लिए अलग से अपन देखने वाले कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे लेना है ना, वो अलग से देखने वाले अपन। तो पहले इस पेज का कुछ है अगर नोट करने का तो जल्दी नोट कर लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे अपन। तो फर्स्ट लॉ समझ में आ गया? हाँ, यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्ट लॉ बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब सेकंड लॉ पे जा रहे हैं कि भाई, हाँ बोल जल्दी बोल भाई। सर आपने फर्स्ट लॉ के नीचे एरो करके क्या लिखे हो? एरो करके क्या लिखा हूं? ये फर्स्ट लॉ से ओनली वी कैन नो द इंड्यूस करंट, इससे सिर्फ हमें इंड्यूस करंट के बारे में पता चलता है। ओनली वी कैन नो द इंड्यूस करंट, अमाउंट पता नहीं चलता कि करंट की कितनी वैल्यू इंड्यूस होगी, है ना? तो अब हम लोग जा रहे हैं इसकी, ये तो हो गया क्वालिटेटिव, भाई इंड्यूस करंट कैसे बनता है,
और अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड लॉ पे। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लिए, फोर्स के बारे में समझ में आ गया, कितना फोर्स है, कैलकुलेशन पे जाना है, तो फिर कहां पे जाना पड़ेगा बेटा अपने को, सेकंड लॉ पे जाना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए? सर इधर का थोड़ा सा लिख लो। हाँ ठीक है, लिख लो, चलो फटाफट लिखो। सर इस साइड में आपने क्या लिखा है सर? ये इसके बाद ओनली सर ओनली सर, ये नहीं सर, ये राइट साइड में नीचे में उसके फाई कैन बी चेंज, फाई बी कैन बी चेंज, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज इफ बी चेंज, एरिया चेंज, थीटा चेंज, बी चेंज एंड ए चेंज, दोनों चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया और थीटा चेंज हो, या बी और थीटा चेंज हो, या तीनों एक साथ चेंज हो, है ना। तो किसी भी तरह से चेंज लाना चाहिए फ्लक्स में। समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ सर, सर वही हो गया, नोट करके मिटा दूं, आगे बढ़ूं मैं? हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट कंडीशन में और सेवंथ कंडीशन में ज्यादा करंट किस में प्रोड्यूस? हाँ अभी देख, अभी अपने को फर्स्ट लॉ से ये पता नहीं चल रहा ना कि किसमें करंट ज्यादा होगा, कब कम होगा, वैल्यू कितनी आएगी। बस इस लॉ में हमें ये बस पता चल रहा है कि करंट कितना, करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा। इसीलिए तो अब सेकंड लॉ पे जा रहे हैं ना। तो सेकंड लॉ तो समझ में तो पहले, तो फिर ये समझ में आएगा तुमको कि कहाँ पे कम होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अब सेकंड लॉ पे जा रहे हैं, है ना। करंट की वैल्यू के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी। ठीक है, मिटा दो ना। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। तो फर्स्ट लॉ का जो ड्रॉबैक है, मतलब कि इसमें करंट की वैल्यू पता नहीं चलती कितनी इंड्यूस होगी। तो अब ये किससे पता चलेगा हमको? फैराडे का सेकंड लॉ से। और ये जो लॉ है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ध्यान रखना। पेज नंबर 2। एंड नाउ अभी हम लोग आ गए यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकंड लॉ ध्यान देना, अभी सेकंड लॉ क्या है, ठीक है। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड लॉ पे आ गए। तो सेकंड लॉ क्या बताता है कि भाई किसी कॉइल में अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, और कितना इंड्यूस होगा अब ये होता है सेकंड लॉ पे। तो सेकंड लॉ, ड्यू द अमाउंट ऑफ induced current in a coil, give the amount of induced current in a coil, है ना। induced current और induced EMF, induced current या फिर induced EMF। हाँ बेटा, सर फर्स्ट वर्ड क्या लिखिए? ये अरे गिव लिखा हूं भाई। गिव द अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल, ठीक है, कंडक्टिंग लूप और कॉइल। तो अब ध्यान देना, ये है क्या, बहुत कुछ ना किससे रिलेटेड है, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ में बेटा न्यूटन्स के लॉ से रिलेटेड है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है बताना जरा, फोर्स के कैलकुलेशन में। किसी को पता है न्यूटन सेकंड याद है? कितनी बार तो यूज करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ बताओ जरा, एक्चुअल फॉर्म बताना। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन मत बताना, जो एक्चुअल है न्यूटन का सेकंड लॉ बोलो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल सही। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहां पे मुझे बताओ अब ये क्या होना चाहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान देना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये ऐसे लिख रहा हूं मैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी ये आ जाएगी इसकी एवरेज वैल्यू। और अगर इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए
ये एवरेज वैल्यू बेटा, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो माइनस d∅v/dt। ये इंड्यूस ईएमएफ है। क्या है यहाँ पे? ये दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ पे? डेफिनेशन क्या हो गई? ये मैथमेटिकल फॉर्म है ये इंड्यूस ईएमएफ का। और इंड्यूस करंट अगर चाहिए बेटा हमको, इंड्यूस्ड करंट अगर चाहिए, IND मतलब इंड्यूस करंट। नाउ इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ divided by R. What is R here? R is resistance of coil का resistance of coil के रेजिस्टेंस से अगर इंड्यूस ईएमएफ को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा? इंड्यूस करंट पता चल जाएगा। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म, वैल्यू पता चलेगी यहाँ पे इंड्यूस करंट की। तो इंड्यूस करंट की वैल्यू ज्यादा कब होगी? कैसे ज्यादा होगी? जितना ज्यादा ये रेट रहेगा उतना ज्यादा इंड्यूस करंट आएगा। रेट का मतलब समझ गए कि नहीं? जितना स्पीड से, जितने ज्यादा फास्ट रेट से यहाँ पे फ्लक्स में चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस करंट आएगा। यहाँ पे अभी देखो, ये मैग्नेट लिए अपन ने और ये कॉइल लिए मान लो, ध्यान देना। अभी मैं ये धीरे धीरे अंदर बाहर कर रहा हूं। इंड्यूस करंट की वैल्यू मान लो, अभी ये इतना धीरे धीरे अंदर बाहर कर रहा हूं, इंड्यूस करंट मान लो 2 मिली एम्पियर का आ रहा है ना? अभी कितना है? 2 मिली एम्पियर। अभी क्या रहेगा? उतना ही रहेगा कि ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। और धीरे धीरे करने लगे तो इसमें स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेट पे बात है यहाँ पे। ये जो रेट है, ये जितना ज्यादा फास्ट होगा यहाँ पे, ये जो रेट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जितना ज्यादा होगा इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ध्यान रखना। तो ये रेट पे डिपेंड है कि किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो सेकंड लॉ क्या है बताओ जरा? डेफिनेशन, अगर हम सेकंड लॉ की डेफिनेशन लिखें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो कैसे लिखेंगे सेकंड लॉ की डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन का एक सिग्निफिकेंस है, और ये नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस यहाँ पे? नेगेटिव साइन shows gives the direction of induced EMF, gives the direction of induced EMF, है ना? इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शन को बताता है such that direction is which oppose the direction is। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट? क्या बेटा क्या बोल रहा है? So the rate of change of magnetic flux is directly proportional to amount of induced current. हाँ, rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF। यही है सेकंड लॉ। मैथमेटिकली लिख दिया तो आप अपने मन से लिख सकते हो। न्यूटन सेकंड लॉ भी ऐसे ही आता है ना। यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या लिखते थे? मोमेंटम लिखते थे। यहाँ पे क्या लिख रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिख रहा है। बात समझ गए? दोबारा देख लो भाई, यहाँ पे क्या है सेकंड लॉ? गिव द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। तो है क्या यहाँ पे? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर है? माइनस ऑफ d∅v/dt। या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो माइनस d∅v/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना? और इंड्यूस्ड करंट किसके बराबर आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल लिख दो। यहाँ पे R रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है, तो ये क्या बन जाएगा? इंड्यूस्ड करंट बन जाएगा। ठीक है ना? तो करंट की वैल्यू कम ज्यादा कैसे इंड्यूस होगी? अभी जैसे देखो यहाँ पे, ये स्लो कर रहा हूं मैं, स्लो मोशन पे अभी। तो करंट कम इंड्यूस होगा। फास्ट कर दिया
तो ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रेट रहेगा, या इसको मैंने ये कर दिया है और ये अभी धीरे धीरे मैं मूव करा रहा हूँ, है ना, धीरे धीरे मूव करा रहा हूँ तो कम करंट इंड्यूस होगा। थोड़ा फास्ट कर दिया तो करंट की वैल्यू ज्यादा इंड्यूस होगी, है ना, घुमाने लगे अपन बिल्कुल फास्ट ऐसे तो ज्यादा करंट। तो जितना ज्यादा इसका रेट रहेगा उतना ज्यादा यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट आएगा। समझ गए? जितना ज्यादा रेट मतलब समझ गए, जितना ज्यादा फास्ट रेट से फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ही ज्यादा अमाउंट में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी या बनेगी। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया अभी कि नहीं, कि कोई डाउट है इसमें? यस सर। ओके, Yes, sir. नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो। अच्छा, यूनिट वगैरह सब कुछ सेम ही है, तो यूनिट पे तो जाने की जरूरत ही नहीं हमको। इंड्यूस ईएमएफ की यूनिट क्या आती है? फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। तो फ्लक्स की यूनिट है वेबर पर सेकंड। वेबर पर सेकंड इज इक्वल्स टू वोल्ट, है ना, या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी किसके बराबर आएगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट इज अगेन इक्वल्स टू वोल्ट, है ना। ईएमएफ की यूनिट होती वोल्ट, ध्यान रखना। टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकंड या वेबर पर सेकंड, दैट इज इक्वल्स टू वोल्ट। ये इसकी एसआई यूनिट है इंड्यूस ईएमएफ की या इंड्यूस करंट की। ठीक है बेटा, समझ गए? जल्दी से नोट कर लो इसको। कोई डाउट अभी इसमें? No, sir. सर वो लास्ट टाइम आपने लिखा नेगेटिव साइन वाली, एक बार फिर से बताइए तो। हाँ, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सच दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इन फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो फ्लक्स में चेंज का अपोज करे, फ्लक्स में चेंज का अपोज करे। तो यहां से आप करंट के डायरेक्शन को निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा अलग से हमको डिस्कशन ही करना पूरा। देखो अभी तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकालना सीख लिए कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी या करंट की वैल्यू कितनी आएगी, कितना करंट इंड्यूस होगा। अभी डायरेक्शन के लिए अपन लोग अलग से ही करने वाले कि करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी ज्यादा नहीं कि सर डायरेक्शन आप बताओ, उसके लिए हम लोग पूरा सेपरेट ही करने वाले इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को। ठीक है, हेलो, ठीक है बेटा। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम लोग सेपरेट पढ़ने वाले हैं, सेपरेटली पूरा की पूरा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग उसका मैग्नीट्यूड, उसकी स्ट्रेंथ हम लोग देख रहे हैं कि कितनी स्ट्रेंथ आ रही है फील्ड की, है ना। चलो नोट करो, फटाफट नोट करो। सर हाँ बोलो। सर इंड्यूस करंट का जो फॉर्मूला है वो V इक्वल्स टू IR से कंपेयर होता है ना? V इक्वल्स टू IR से, हाँ उसी से तो कंपेयर हो रहा है ना, V इक्वल्स टू RI से। यहाँ पे उसी से तो बन रहा है ना बेटा ये V इक्वल्स टू RI। V मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पे EMF है, इंड्यूस EMF। ठीक है, हाँ सर। ओके, लिखो फटाफट लिख लो इसको। सर हो गया लिखकर सभी का? हो गया क्या? सर एक हाँ सर वो जो लास्ट में जो लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द चेंज इन फ्लक्स, तो सर जो हाँ। चेंज इन फ्लक्स है वो तो स्केलर है ना, तो उसके अपोजिट कैसे कोई डायरेक्शन बताएंगे अपन? अभी बताएंगे ना, अभी चिंता मत कर, तू आएगा ना अभी। इसको बोला मैंने डायरेक्शन अपन लोग अलग से सीखने वाले हैं। हेलो, तो सर वो सेंटेंस लिखना करेक्ट है क्या जो लिखा है? नहीं देख ये जो है ना ये सही, तेरा क्वेश्चन भी जायज है, लेकिन डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन देखने के लिए जरूर थोड़ी कि हमेशा वेक्टर के हिसाब से अपन डायरेक्शन देखते हैं। हेलो, करंट भी तो स्केलर क्वांटिटी होती है ना बेटा ऋषभ, फिर भी तो डायरेक्शन हाँ। होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि डायरेक्शन के लिए हमेशा वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
हेलो हाँ सर। वैसे भी करंट स्केलर ही है यहाँ पे और ईएमएफ भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर टू स्केलर डायरेक्शन देख रहे हैं आप, है ना। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अकेला सफिशिएंट नहीं है ना वेक्टर के लिए, ठीक है। हाँ सर। ओके, हो गया नोट करके। तो दोनों लॉ अच्छे से समझ में आ गए, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की किसी को डाउट है कुछ? फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों अच्छे से समझ में आ गए कि कुछ डाउट है? हेलो, नो सर। ठीक है, हो गया नोट करके। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे अभी वैल्यू कैलकुलेशन के लिए, नोट करके हो गया सभी का? यस सर। ठीक है, देख लो। पेज नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ऐसा, ठीक है, ध्यान देना। अभी इतनी जगह पे ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसे। और अभी एक कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह से है यहाँ पे पूरा, ये यहाँ तक के एंड तक के लिए है ऐसे। इसकी लेंथ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। क्वेश्चन में क्या निकालना हमको? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना? अभी t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे, और फिर इसको क्या कर रहा है यहाँ पे बाहर पुल कर रहा है ना। तो बाहर पुल कर रहा है, तो अब यहाँ पे बेटा ये जो कॉइल है ये आधी बाहर आ गई यहाँ पर से ऐसे, मतलब अंदर कितना पोर्शन बच रहा है इसका? L/2 पोर्शन यहाँ पे अंदर बच रहा है पुल करते टाइम, और यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा? 0.2 सेकंड लगा है, ठीक है, 0.2 सेकंड लगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी ले लिया मैंने? 20 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। सिचुएशन समझ गए? सिचुएशन समझ गए क्या हो रही बेटा? ये एक कॉइल यहाँ पे ऐसी रखी हुई है, पहले पूरी अंदर है, और अब हम लोग ये कॉइल को क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच रहे हैं। तो अभी पूरी अंदर है, और यहाँ पे आधी जब बाहर आ गई, कितनी देर में आ गई? 0.2 सेकंड में बाहर आ गई। तो इंड्यूस ईएमएफ हमको निकालना है, कितनी आएगी? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इनिशियल फ्लक्स, और ये वाला हो जाएगा फाइनल फ्लक्स। सो व्हाट इज इनिशियल फ्लक्स? इनिशियल फ्लक्स किसके बराबर बताओ जल्दी से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल फ्लक्स? BA cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहाँ पे? 20 टेस्ला, लेंथ इनटू ब्रेथ cos 0, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे 20 टेस्ला 10/100 इंटू 2/100 वेबर। फिर बेटा यहाँ पे फाइनल फ्लक्स देख लो, अभी B इंटू A डैश इंटू कॉस थीटा। अब मैंने A डैश क्यों लिखा हूं बता सकते हो क्या? यहाँ पे A डैश क्यों लिखा हूं मैंने, कोई बता सकता है? A डैश क्यों लिखा हूं बेटा? हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कैसी? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, यहाँ पे अंदर एक कॉइल रखी है, इसको बाहर पुल कर रहे हो, ठीक है। T इक्वल्स टू 0 पे, लेंथ 10, ब्रेथ 2, फिर 0.2 सेकंड में ये आधी बाहर आ गई, मतलब अभी आधा अंदर है आधा बाहर आ गया। तो इनिशियल फ्लक्स ये हो गया, अभी फाइनल फ्लक्स। अब इसमें कितना पोर्शन? तो फ्लक्स सिर्फ इतनी जगह से है ना एसोसिएटेड, यहाँ पे तो फ्लक्स है नहीं। तो L डैश इंटू B इंटू कॉस 0, तो इट इज 20 इंटू कितना बचेगा बेटा? 5/100 इंटू 2/100 वेबर। तो ये सॉल्व अगर हम लोग कर दें, 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, यहाँ पे कितना आ गया? 4/100 वेबर, ठीक है। और ये कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 1 2 से 2 चला गया, 2/100 वेबर, ठीक है, 2/100 वेबर। तो बताओ जरा, इंड्यूस ईएमएफ माइनस ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। सॉल्व करने पे माइनस साइन की अभी हमको जरूरत नहीं है, 2/100 माइनस 4/100,
होल डिवाइडेड बाय कितना 0.2। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा ये, यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आ गया ये 2/100 इंटू 0.2 0.1 वोल्ट। समझ गए 0.1 वोल्ट का ईएमएफ यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल पे, इस लूप पे। समझ गए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए? अरे बोलो जल्दी से। सर वो कॉस क्या क्या सर वो थीटा, क्या बेटा फिर से बोल। सर वो थीटा 0 डिग्री वो समझा। अच्छा थीटा 0 डिग्री क्यों है? देख कॉइल का प्लेन ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी कैसा आएगा, यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है ना, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री बराबर है। हेलो, अरे समझ गया? नहीं सर। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो एंगल कितने डिग्री का दोनों के बीच में? सर 0। 0 डिग्री का। अभी समझ गया कि नहीं? हाँ सर समझ गए। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन भी समझ गए? हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन एक और बार समझाना। क्वेश्चन ये है बेटा कि यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है इधर पे पूरा, और एक रेक्टेंगुलर लूप ऐसी रखी है, कॉइल ऐसी रखी है, और इसको तुम बाहर पुल कर रहे हो, t इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ पे अब तुमने 0.2 सेकंड में इसका आधा पोर्शन अंदर बचा, बाकी आधा बाहर आ गया। तो इस यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस हुई उसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ इसमें आ रही है वो निकालना था। समझ गए अभी? यस सर। हाँ अच्छा सर, इसलिए फाइनल में हमने लेंथ L/2 लिए ना। हाँ अभी देख इनिशियल फ्लक्स में क्या आ गया, यहाँ पे पूरा एरिया, मतलब पूरा एरिया में फ्लक्स है, मतलब पूरे एरिया से फील्ड लाइन क्या हो रही है इसमें बाहर आ रही है। जब आधी बाहर आ गई, क्योंकि इधर पे फील्ड लाइन है नहीं, सिर्फ आधे पोर्शन में फील्ड लाइन है, तो फ्लक्स तो इतनी जगह के लिए बस रहेगा ना, जितनी जगह पे फील्ड लाइन है। ये वाला एरिया थोड़ी काउंट होगा फ्लक्स में, जहां तक फील्ड लाइन बस उतना ही एरिया काउंट होगा ना बेटा। सर हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता सर, ऊपर वाले में फील्ड बाहर की तरफ आ रही है और नीचे वाले में फील्ड अगर अंदर की तरफ गई रहती तो सर 180 डिग्री का एंगल बना रहा तो 0 आया रहता ना सर। अभी अभी वैसे क्वेश्चन भी करने वाले, चिंता मत कर, अभी हम लोग वैसे क्वेश्चन भी करने वाले फ्लक्स में चेंज वाले ऐसे। अभी मैंने सिंपल सा बताया कि कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है? हेलो यस। हेलो, ओके। तो नोट कर लो पहले इसको, फटाफट नोट करो आप लोग इसको, है ना, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट करो इसको आगे, मतलब आज के लिए इतना ही है, ताकि हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और लीव कर सकते हो क्लास को फिर, है ना। साइड में थोड़ा सा। सर रुक जाओ ना, लिखने दो ना सर। बोल जल्दी से। सर इवनिंग क्लास लोगे? क्या? इवनिंग क्लास लोगे? हाँ आज की क्लास हो गई है। सर ऐसा यूनिट क्या है फिर फ्लक्स का? आज इवनिंग में नहीं, मैं नोटिस डालूंगा, आज नहीं, अभी क्या बच्चे चलेगा कुछ, अभी आज नहीं, आज डाउट ही बताएंगे शाम को, ठीक है? सर ऐसा यूनिट। ओके सर। ओके बाय सर। बाय बेटा।
बाय सर।